नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा राजनीति विज्ञान विभाग से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक में दिए गए अध्याय भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए अनुच्छेदों और भागों से निर्मित है। आज इसी कड़ी में हम आज सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश की प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया था और ये भी लिखा गया कि समय परिस्थितिवश मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों में संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी की जा सकती है। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों का वेतन एवं शर्तें और संसद से उसका स्वतंत्रता, ये संविधान में पहले से ही वर्णित की गई थी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 144 में न्यायाधीशों की नियुक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। उनको उठाने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया, जिसके द्वारा उनको उठाया जा सकता है, जिसे हम महाअभियोग कहते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया वही है जो भारत के राष्ट्रपति को उठाने के लिए की जाती है। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के बारे में बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां उनकी प्रकृति एवं विस्तार के अनुसार किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह यह परिसंघीय न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण तथा संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, जबकि इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की न्यायिक समिति की तरह देश के सभी और आपराधिक मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है। यह हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हम भारत के किसी भी न्यायालय में उसकी अपील नहीं कर सकते हैं। अपील करने का अंतिम स्थान सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, भारत सरकार तथा एक या अधिक संघ के राज्यों के विवाद, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों द्वारा दूसरी और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच के विवाद, परस्पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवादों को सुनने का अधिकार रखता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत डी बसु लिखते हैं, यद्यपि हमारा संविधान एक संधि या समझौते के रूप में नहीं है, फिर भी संघ तथा राज्यों के बीच
व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका संबंधी अधिकारों का विभाजन किया गया है। अतः अनुच्छेद 131 संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच न्यायिक विवादों के निर्णय या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो। दूसरा, भारत सरकार, राज्य या कोई राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो। तीसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जिसमें कोई ऐसा प्रश्न निहित हो जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो। सर्वोच्च न्यायालय को केवल संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक विवादों के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अगला, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 132 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण जैसी रिटें जारी करता है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32(1) द्वारा विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को उत्तरदायी ठहराया गया है। वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्रवाई करें। इस प्रकार मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी के भी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। अपीली क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है तथा उसे उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सुनने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 132, 133, अनुच्छेद 134 और एक अनुच्छेद 136 में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को स्पष्टता की गई है। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान किया। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम 4 वर्णों में बांट सकते हैं। पहला है संवैधानिक या संविधान की व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के स्थापना का उपबंध किया गया। देश का सर्वोच्च न्यायालय है जिसे देश की साधारण विधि की व्याख्या के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार प्राप्त है। यह सिविल, फौजदारी मुकदमों का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक माना गया है क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का क्षेत्राधिकार उसे ही प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, उस पर अंकुश लगाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। अगला, रिट जारी करने का। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश,
अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट आदि जारी की जाती है। यह रिट अधिकारिता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसका अर्थ है कि संसद इस शक्ति को ना तो कम कर सकती है और ना ही समाप्त कर सकती है। दीवानी मामले। दीवानी मामले अनुच्छेद 133 में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जब उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि उस मामले का संबंध सार्वजनिक महत्व के किसी सारगर्भित कानूनी प्रश्न से है। इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई थी उसे 1972 में हुए संविधान के 30वें संवैधानिक संशोधन द्वारा परिवर्तित किया गया। इससे पूर्व व्यवस्था की गई थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है जिनमें विवाद हस्ताक्षर या 20,000 रुपये से अधिक की राशि हो। इस व्यवस्था के संबंध में विधि आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि दीवानी विवादों की सर्वोच्च न्यायालय में अपील के संबंध में धनराशि की सीमा है वह घटा दी जानी चाहिए। इस सिफारिश के अनुसार 30वां संवैधानिक संशोधन 1972 किया गया जिसके द्वारा अनुच्छेद 133 को संशोधित कर उसे हटाया गया और उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि इस विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित सारपूर्ण प्रश्न है। यह व्यवस्था दीवानी मामलों में उस समय की गई थी। अगला है फौजदारी मामले। फौजदारी मामले आपराधिक तथा फौजदारी मामले अनुच्छेद 134 में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। फौजदारी विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील की निम्न परिस्थितियाँ सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड कर रखी हैं कि किन आधारों पर फौजदारी मामले सर्वोच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं। पहला है, यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द या उसे मृत्यु दंड दे दिया हो। दूसरा, उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को प्राणदंड दे दिया हो। तीसरा, अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के योग्य है तो अपील की जा सकती है। विशेष अपीलीय मामले। स्पेशल अपील विशिष्ट मामलों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा किसी विवाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिग्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश की विशेष अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 132 से 134 तक उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उसमें नहीं है, लेकिन उनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। अनुच्छेद 136 द्वारा साधारण कानून के से भिन्न अपील संबंधी विशिष्ट अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार इस अध्याय के किसी भी उपबंध के होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, अज्ञप्ति, निर्धारण, दंड आदेश की अनुमति प्रदान कर सकता है। इस संबंध में एकमात्र अपवाद केवल यह है कि सैनिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय को यह जो विशिष्ट अपील शक्ति प्रदान की गई है उसे द्वारा इसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में भी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री सहित भारतीय संघ के सभी पदाधिकारियों के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय का अधिकार भी इसी ही प्राप्त है। परामर्शी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि या तथ्य से संबंधित कोई प्रश्न उठा है अथवा उठाने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है अथवा जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना उचित होगा, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख परामर्श हेतु भेज सकता है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि कोई विधि या तथ्य ऐसा प्रश्न पैदा हुआ हो जो सार्वजनिक महत्व का है, तो उक्त प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। इस न्यायालय पर संवैधानिक दृष्टि से ऐसी बाध्यता नहीं है कि उसे परामर्श देना पड़े, और परामर्श सर्वोच्च न्यायालय ने कोई परामर्श दिया है तो ये बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति उसके परामर्श को माने। अनुच्छेद 143 के खंड 2 में राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे संविधान के लागू होने से पूर्व किसी संधि, समझौते आदि के संबंध में उठे विवाद को उस न्यायालय के पास उसकी संपत्ति जानने के लिए भेज सकें, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से 1947 और 1950 के बीच हुए भारत सरकार के देशी रियासतों के समझौते आते हैं। ऐसे विवादों में न्यायालय के लिए परामर्श देना आवश्यक है, और न्यायालय परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। अब तक राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से केवल 10 बार परामर्श लिया है, जिसमें केरल शिक्षा विधेयक, विशेष अदालत विधेयक, और ऐसा ही एक निर्णय जनवरी 1993 में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा था कि विवादास्पद बाबरी मस्जिद के पूर्व वहां पर कोई हिंदू मंदिर था या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अक्टूबर 1994 में सर्वसम्मति से ऐतिहासिक निर्णय में राष्ट्रपति द्वारा इस विषय में मांगे परामर्श का जवाब देने से अस्वीकृत कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इस प्रश्न का कानून या संविधान के कुछ लेना देना नहीं है, वरन इसका संबंध पूरे तथ्यों से है। न्यायालय ने यह भी कहा राय मांगे जाने से किसी संवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। इस प्रकार अब तक स्पष्ट हो गया कि किसी विशेष मामलों में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार मुकदमेबाजी को रोकने और उसे काफ़ी सीमा तक कम करने में सहायक होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रतीत हो कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है, तो वह अपने निर्णय पर पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उसे आवश्यक होने पर संशोधन भी कर सकता है। अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक
अभिलेख न्यायालय होगा, अर्थात अधिक आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किए गए तथा उन्हें दृष्टांत स्वरूप मानकर उनके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। इसके द्वारा दिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी मानहानि के लिए भी दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है। इस न्यायालय के अभिलेख सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और उन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उसकी प्रामाणिकता के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जाएगा। इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंडित किया जा सकता है। वैसे तो यह बात प्रथम स्थिति में स्वतः ही मान्य हो जाती है, लेकिन भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को उसकी अवमान करने वालों को दंड देने की व्यवस्था विशिष्ट रूप से कर दी गई। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके लिए लिखा है कि अभिलेख न्यायालय वह न्यायालय होता है जिसके अभिलेखों का साक्ष्य की दृष्टि से मूल्य हो और जब उन्हें किसी न्यायालय में पेश किया जाए तो उन पर कोई संदेह या ऐतराज़ न किया जा सके। सच तो यह है कि अवमान के लिए दंड दे सकने की शक्ति तो इस स्थिति में एक आवश्यक परिणाम है। इस प्रकार हमने आज सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के बारे में बात की। मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक है। अनुच्छेद 32(1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। वह 32 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्रवाई करे यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और प्रेषण जैसी 5 प्रकार के रिटें जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान की रचनात्मक व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, कानून उससे ऊपर नहीं। इस बात को हम मानते हैं। इस प्रकार हमने आज सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के बारे में चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार वो महत्वपूर्ण अधिकार है जिससे सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा बनी रहती है। सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा बना रहना बहुत आवश्यक है। उसकी स्वतंत्रता बनी रहे और वह निष्पक्ष निर्णय करे, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में किया है। इस प्रकार आज हमने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के बारे में बात की। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। सभी को धन्यवाद और इसी आशा के साथ आप सभी को पुनः मिलने के लिए उम्मीद की जाती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।